नमस्कार सभी को। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियोज़ को शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे क्या है और वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिलता है। साथ ही आप मुझसे इंस्टाग्राम, जो मेरा हैंडल है मनीष बंसी ऑफिशियल, उस पर भी कनेक्ट हो सकते हैं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसपे मैं आपको रेगुलर जो भी लॉ क्लासेज के संदर्भ में नोट्स वगैरह रहते हैं उनको प्रोवाइड करता रहता हूँ और लॉ के स्टूडेंट्स भी आपस में इंटरेक्ट होते रहते हैं। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो मेरा एक यूट्यूब पे एक और चैनल है जिसका नाम है चिड़िया म्यूजिक, आप उससे भी कनेक्ट हो सकते हैं अगर आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो। ठीक है, चलिए आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। जुडिशियल लॉ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो सीपीसी की वीडियो सीरीज चल रही है उसके मैं पहले ही वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोज नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप इन दोनों वीडियो को जाकर देखें। और आज के हम इस वीडियो में विशेष रूप से लेक्चर सीरीज या प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्राण न्याय, जिसे हम रेस जुडिकेटा का सिद्धांत भी कहते हैं, यह क्या है और इसकी शर्तें क्या है। इसके मुख्य बिंदु देख लेते हैं इस प्रश्न के। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे परिचय, नंबर 2 पर देखेंगे प्राण न्याय क्या है, नंबर 3 पे प्राण न्याय के आवश्यक तत्व क्या है, नंबर 4 पर समझौता डिग्री पर प्रयोज्यता क्या है, नंबर 5 पर देखेंगे मध्यस्थ कार्रवाइयों पर प्रयोज्यता के संदर्भ में और निष्पादन कार्रवाइयों पर प्रयोज्यता के संदर्भ में, नंबर 7 पर देखेंगे अंतरण प्रार्थना पत्रों की प्रयोज्यता के संदर्भ में। प्रयोज्यता का यहाँ पर अर्थ है कि कितना यहाँ पर यह सिद्धांत इन विषय हेतु महत्वपूर्ण है, उसकी प्रयोज्यता के आधार पर। और नंबर 8 पर देखेंगे प्राण न्याय एवं विबंध के सिद्धांत जो है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। तो परिचय में क्या है कि न्याय क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो ये रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है यह न्याय क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि काफी केसों में इस सिद्धांत का उपयोग लिया जाता है। इसे पूर्व न्याय का सिद्धांत भी कहते हैं, यानी इसे पूर्व न्याय का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका उल्लेख मिताचरा में भी मिलता है, जो हिंदू लॉ की एक तरह से एक ब्रांच है। उसमें भी हमें मिताचरा के अंतर्गत भी इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है प्राण न्याय क्या है। धारा 11 के अंतर्गत, जो सीपीसी की धारा 11 है, उस धारा के अंतर्गत इसे बताया गया है। तो इसका सार इस प्रकार है, एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन का जो सार है वो मैं आपको समझा देता हूं। एक बार आपको सार समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन भी आपको इजीली याद हो जाएगी। तो सार क्या है, जहां कोई वाद बिंदु उन्हीं पक्षकारों के बीच सक्षम न्यायालय द्वारा, कोई वाद बिंदु, नंबर 1, कोई वाद बिंदु उन्हीं पक्षकारों, वे ही पक्षकार हों, उन्हीं पक्षकारों के बीच सक्षम न्यायालय सक्षम न्यायालय द्वारा पूर्व में अंतिम रूप से निर्णित हो चुका हो। और क्या हो चुका हो, अंतिम रूप से निर्णित। ये जो मैं आपके लिए सर्कल कर रहा हूं ये मेन की पॉइंट है। आंसर लिखते समय आपको ये चीजें तो लिखनी लिखनी है। अंतिम रूप से निर्णित हो चुका हो, वहां उसी वाद बिंदु पर ना तो दोबारा वाद लाया जा सकेगा और ना उसका विचारण किया जा सकेगा। ये प्राण न्याय का सिद्धांत कहता है क्या, नंबर 1, कि जहां वाद बिंदु, कोई भी वाद बिंदु नंबर 1 उन्हीं पक्षकारों के बीच में सक्षम न्यायालय और पूर्व में अंतिम रूप से निर्णित हो चुका हो अगर कोई मामला, तो उसके संदर्भ में दोबारा से उन्हीं पक्षकारों को ध्यान में रखते हुए वाद नहीं लाया जा सकता या सकेगा। इस सिद्धांत के 3 उद्देश्य हैं। इस सिद्धांत के जो उद्देश्य हैं वो कितने हैं, 3 हैं। पहला ये है कि मुकदमेबाजी का अंत हो, यानी ज्यादा से ज्यादा मामले न्यायालय के समक्ष ना आए, क्योंकि पहले से ही मामले काफी लंबित पड़े रहते हैं। तो मुकदमेबाजी का अंत हो, दोहरे वाद से सुरक्षा, कोई वाद जो है, कोई मामला हो एक से अधिक बार ना आए तो दोहरे वाद से सुरक्षा मिलती है। निर्णय को अंतिम रूप देना, और किसी भी निर्णय को अंतिम रूप देना इस सिद्धांत का उद्देश्य है।
इसमें केस है, महत्वपूर्ण केस है, सत्याचरण वर्सेज देवराजन का केस है। उसमें क्या बताया, एक बार विनिश्चित बात पुनः निर्णय योग्य नहीं है। अगर एक बार कोई बात निश्चित साबित कर दी गई न्यायालय के समक्ष रहते हुए उस केस के संदर्भ में, तो वह द्वारा निर्णय योग्य नहीं रह जाती है। इस केस में भी इसी सिद्धांत का उल्लेख देखने को मिलता है। उदाहरण के रूप में हम देख लेते हैं एक उदाहरण, का द्वारा खा के विरुद्ध वाद लाया गया। का द्वारा खा के विरुद्ध वाद लाया गया, क्या, मालिक के रूप में। का ने मालिक के रूप में एक वाद लाया खा के विरुद्ध। अब क्या हुआ अगली स्थिति में, का द्वारा खा के विरुद्ध वाद लाया गया अभिकर्ता के रूप में। अब दूसरा जो वाद लाया गया वो अभिकर्ता के रूप में द्वारा लाया गया, लेकिन यहां पर यह वर्जित माना गया इस सिद्धांत के अंतर्गत, क्योंकि का द्वारा खा के विरुद्ध ही वाद वही सेम स्थिति के रूप में लाया जा रहा है, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत यह वर्जित माना गया। तीसरा जो पॉइंट है वो है प्राट न्याय रेस जुडिकेटा के तत्व क्या है, इस सिद्धांत के तत्व क्या है। तो तत्व काफी महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत के अंतर्गत, इसको बड़े ध्यान से समझना। तो नंबर 1 क्या तत्व है, प्रत्यक्षतः और सारतः पूर्ववर्ती विषय होना ही जरूरी है। यानी इसमें यह है कि प्रत्यक्षवर्ती या सारवर्ती पूर्ववर्ती विषय का होना इसमें जरूरी है। यानी कोई दूसरा नया विषय इसमें ऐड नहीं किया जा सकता है, जो पहले से जो विषय है पूर्व में उसी विषय के संदर्भ में इसमें सुनवाई की जाती है। और वही पक्षकार होनी चाहिए, इसमें पक्षकार भी वही होने चाहिए। उदाहरण के रूप में आपको समझाऊं, का द्वारा खा के विरुद्ध वाद लाया गया। अब यहाँ पर का के द्वारा खा के विरुद्ध वाद लाया गया, यहाँ पर पक्षकार का और खा है। अगर का द्वारा एक और वाद लाया जाता है खा और गा के विरुद्ध, तो यहाँ पर पक्षकार बदल जाएंगे, तो यहाँ पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। यानी यह सिद्धांत इस बात को नहीं रोक सकता। तो वहां पर अगर सेम वही पक्षकार हो तो यहाँ पर यह सिद्धांत लागू होगा, यहाँ पर इस बात को, सॉरी गलत हो गया, इस बात को नहीं रोक सकता। यहाँ पर अलग पक्षकार हो गए, का अलग हो गया और खा और साथ में गा भी ऐड हो गया, तो वही पक्षकार हो सिद्धांत के लिए सुनवाई के लिए, तो का और खा, ठीक है। अगर पूर्व में जो पक्षकार हैं, पक्षकार बदल नहीं सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, एक ही हैसियत का टाइटल का दावा किया हो। हैसियत इस सिद्धांत के अंतर्गत बदली नहीं जा सकती, तो एक ही हैसियत हो। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि का द्वारा खा के विरुद्ध वाद लाया गया मालिक की हैसियत से। अब यहाँ पे हैसियत क्या है, मालिक की हैसियत से वाद लाया गया, तो यहाँ पर एक हैसियत क्या हो गई, मालिक की। तो यह हैसियत बरकरार रहनी चाहिए। इस बाद में अगर हैसियत चेंज होती है, यानी अगर का की हैसियत कोई और बन जाती है, हैसियत का अर्थ यहाँ पे है कि यहाँ तो मालिक के रूप में, यहाँ किसी एक तरह से अभिकर्ता तो नहीं, कि किराएदार के रूप में या किसी अन्य के रूप में हैसियत चेंज हो जाए, तो वहां पर इस सिद्धांत हेतु लिए अप्रयोज्य है, यहाँ पर इसकी प्रयोज्यता नहीं रह जाती है। तो एक ही हैसियत होना अनिवार्य है, एक से अधिक हैसियत नहीं। सक्षम न्यायालय हो, दूसरी बात यह है कि न्यायालय सक्षम होना चाहिए उस प्रकार के केसों को सुनने के लिए, जैसे कि मुंसिफ जो न्यायालय है, अगर उसमें किराए या किसी स्थान को खाली करने के संदर्भ में कोई मामला चल रहा है, तो वहां पर यह न्यायालय उस वाद हेतु सुनने के लिए सक्षम है, तो वह उन मामलों को सुन लेगा। अगर कोई दूसरा वाद किया जाता है, किसी मान के चलो स्व घोषणा के संदर्भ में वाद किया जाता है, तो वह अन्य न्यायालय में किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मुंसिफ न्यायालय अगर इसलिए सक्षम नहीं है तो वहां पर यह जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर अगर अन्य न्यायालय में वाद किया जाता है तो ये सिद्धांत लागू होता है। तो न्यायालय जरूरी यह है कि सक्षम न्यायालय होना चाहिए उस वाद के संदर्भ में। फिफ्थ पॉइंट है, पूर्ववर्ती विषय सुनवाई व अंतिम रूप से देना। यानी विषय पूर्ववर्ती रहना चाहिए, विषय में कोई भी बदलाव होना नहीं चाहिए, और निर्णय जो है वह अंतिम रूप से देना आवश्यक है इस सिद्धांत के अंतर्गत। इस सिद्धांत की जो प्रयोज्यता है, उपयोगिता हम कह सकते हैं, समझौता डिग्री पर क्या है। तो मुख्य रूप से समझौता डिग्री पर इस सिद्धांत की अन्य रूप से यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। यह सिद्धांत की प्रयोज्यता समझौता डिग्री पर नहीं है, क्योंकि जो समझौता डिग्री है वो दो पक्षकारों की आपसी सहमति है, ना कि न्यायालय के समय कोई न्याय निर्णय तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, या न्यायालय
कोई निर्णय सुनाता है, तो यहाँ पर इस सिद्धांत की प्रयोज्यता नहीं है। नंबर 5, मध्यस्थ कार्रवाइयों पर क्या उपयोगिता है प्रयोज्यता इस सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत की प्रयोज्यता के लिए जरूरी है मध्यस्थ कार्रवाइयों में कि पांचाट आधारित डिग्रियां एवं निर्णय पर सिद्धांत लागू हों बशर्ते शर्त क्या है कि सुनवाई का अवसर दिया गया हो दोनों पक्षकारों को, गुणागुण आधार पर दोनों की सुनवाई की गई हो, तथ्य प्रस्तुत किए हुए तथ्य देखे हों और अंतिम रूप से निश्चय किया गया हो। ऐसा नहीं हो कि निश्चय अंतिम रूप से ना किया गया हो, उस पर दोबारा सुनवाई की जा सके, तब तो मध्यस्थ कार्रवाइयों पर इस सिद्धांत की प्रयोज्यता होती है या सिद्धांत लागू होगा, अन्यथा नहीं। नंबर 6 जो पॉइंट है वह है निष्पादन कार्रवाइयों पर प्रयोज्यता। जो कार्रवाइयाँ होती हैं, निष्पादन कार्रवाइयाँ होती हैं न्यायालय के समक्ष में, तो उस पर इसकी क्या प्रयोज्यता है। तो धारा 11 के अंतर्गत प्रमुख रूप से इसकी प्रयोज्यता है, इसको हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं कि न्यायालय के समक्ष कोई भी अगर मामला आता है तो वही पक्षकार हो, पूर्व कोई विषय हो, तो उसके संदर्भ में न्याय मामले को देखेगा, विषय को देखेगा, उसके बाद कोई अंतिम रूप से निर्णय देगा। तो यहाँ पर निष्पादित कार्रवाइयों में इस सिद्धांत की प्रयोज्यता लागू है और यह सिद्धांत यहाँ पर लागू होता है। नंबर 7, अंतरण प्रार्थना पत्रों पर प्रयोज्यता। तो यहाँ पर अंतरण प्रार्थना पत्र पर भी यह लागू नहीं होता है, यह उसी तरह से है जिस तरह से हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था समझौता के संदर्भ में। तो जो समझौता है वह आपसी सहमति है, इसी प्रकार अंतरण प्रार्थना पत्र भी दो पक्षकारों की आपसी सहमति पर निष्पादित किया जाता है, तो वहां पर भी यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। जो लास्ट पॉइंट है वह है अपना प्राड न्याय एवं विबंध में अंतर। इन दोनों में अंतर क्या है, प्राड न्याय और विबंध में अंतर। तो पहला यह है कि निर्णय का परिणाम, यह जो है प्राड न्याय का सिद्धांत जो है वह निर्णय का परिणाम होता है, जबकि यहाँ पर विबंध का सिद्धांत पक्षकारों के कार्यों का परिणाम होता है। यहाँ पर यह कहा गया है कि एक ही निर्णय को दोबारा नहीं सुना जा सकता। यहाँ पर पक्षकारों के कार्य को अगर उसने एक बार बोल दी तो दोबारा उसी बात को एक तरह से न्यायालय के संदर्भ में दोबारा उस बात से मुकर नहीं सकता है। दूसरा पॉइंट है एक बात को दोबारा संसित करने से रोकता है, और ये कहता है एक समय पर एक और दूसरे समय पर दूसरी बात कहने से रोकता है। तीसरा पॉइंट है वादों की बहुल्यता को रोकने व अंतिम रूप देना इसका कार्य रहता है सिद्धांत का, और यहाँ प्रतिकूल आचरण पर रोक लगाने का एक तरह का भाव रहता है सिद्धांत का, ठीक है, विबंध के सिद्धांत का, कि प्रतिकूल आचरण, लोग अपने आचरण को बदले ना, अपने विषय को जो उसने पहले बोल दिया उसको दोबारा से मुकरे ना बात को। फोर्थ पॉइंट है दोनों पक्षकारों पर लागू होता है, जबकि विबंध का सिद्धांत केवल कथनकर्ता पर ही लागू होता है जिसने यह कथन किया है। फिफ्थ पॉइंट है पश्चातवर्ती न्यायालय की अधिकारता को अपवर्जित करता है, उससे रोकता है, ठीक है, बात की अधिकारता को रोकता है, जबकि ये पक्षकार की विपरीत बात करने से उसको निवारित करता है, उसको एक तरह से अधिकार उस संदर्भ में उसके अधिकार उससे छीन लेता है, निवारित करता है, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है लोक नीति व राज्य हित में है और ये पक्षकारों के हित में है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो रेस जुडिकेटा के संदर्भ में प्राड न्याय का सिद्धांत। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें। थैंक यू।